जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। मैं सीए करिश्मा जैन। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट यानी कि फॉर्म 3CD क्लोज बाय क्लोज। उसके सभी क्लोज में क्या डिटेल्स देनी होती है हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोज 1 से। क्लोज 1 में वो क्या क्या पूछता है? नेम ऑफ द असेसी, यानी कि आप किसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद उसका एड्रेस, उसका क्या रजिस्टर्ड एड्रेस है। उसके बाद उसका पैन नंबर क्या है। और उसके बाद क्लोज 4 में वह पूछता है कि वेदर द असेसी इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। इफ यस, please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same। यानी कि जो असेसी है क्या वो कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लाइबल है? अगर है तो उसकी डिटेल्स हमें देनी होंगी, जैसे कि नेम ऑफ द एक्ट या किस एक्ट में वह रजिस्टर्ड है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो स्टेट, किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसने, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। उसके बाद स्टेटस। स्टेटस यानी कि वह एक प्रोप्राइटरशिप है या फिर वह एक पार्टनरशिप है, एलएलपी है या कंपनी है, कोई एओपी है। तो उसका जो भी स्टेटस है आपको वह यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आप किस प्रीवियस ईयर के लिए यह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं वह प्रीवियस ईयर देना होगा। जैसे अभी करंटली प्रीवियस ईयर 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2024-25 लिखना होगा। और असेसमेंट ईयर यानी कि उस प्रीवियस ईयर का जो आपने क्लोज 6 में फिल किया है उसका क्या असेसमेंट ईयर है। जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर 2024-2025 फाइल किया लिखा है तो उसका असेसमेंट ईयर 2025-2026 देना होगा। उसके बाद इंडिकेट्स द रेलिवेंट क्लोज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि आप सेक्शन 44AB के किस क्लोज में आपको टैक्स ऑडिट करानी मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको उस क्लोज की डिटेल्स देनी होगी। जैसे कि अगर आपकी बिजनेस रिसीप्ट्स 1 करोड़ से ज़्यादा हैं तो आपको क्लोज ए सेलेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल रिसीप्ट्स 50 लाख से ज़्यादा है तो क्लोज बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉफिट प्रेजेंटिव टैक्सेशन से कम है तो आपको क्लोज सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉफिट या गेन सेक्शन 44AD ए के अकॉर्डिंग कम है तो आपको क्लोज डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पर सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं तो आपको क्लोज ई सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लोज 8A। 8A क्या पूछता है? वेदर द असेसी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB, 115BAC या 115BAD और 115BAE। यानी कि अगर किसी असेसी ने अपना टैक्सेशन इन सेक्शंस के अंदर ऑप्ट किया हुआ है तो उसको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होंगी। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए में ये कुछ बेसिक्स डिटेल है जो आपसे पूछी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी स्टार्ट होता है क्लोज 9 से।
क्लोज 9 में वह सबसे पहले पूछता है इफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर आपका स्टेटस फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आपको अपने सभी पार्टनर्स के और मेंबर्स के आप पार्टनर्स की और मेंबर्स की सभी डिटेल्स देनी होंगी, उसके क्या नाम है और उनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आपके पार्टनर्स में या मेंबर्स में कोई चेंज हुआ है, यानी कि कोई रिटायर हुआ है या कोई एडमिट हुआ है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। उस पार्टनर का क्या नाम है, किस डेट को चेंज हुआ है, यानी कि कब एडमिट हुआ है या रिटायर हुआ है, और क्या टाइप रहा है, मतलब एडमिट हुआ है या रिटायर हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो आपको यहाँ पर ये डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद क्लोज 10 में सबसे पहले सब क्लोज ए में वह पूछता है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आप जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोवाइडिंग सर्विस। तो आपको ऐसे अपने बिजनेस का या प्रोफेशन का जो भी नेचर है वह यहाँ पर देना पड़ेगा, उसका सेक्टर, सब सेक्टर और उसका क्या कोड है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन में कोई भी चेंज किया है, यानी कि अगर आपने कोई भी जो आपका बिजनेस का नेचर है, जैसे आप पहले सिर्फ ट्रेडिंग करते थे अब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो अगर कोई इस तरह का चेंज है तो आपको उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। इसके बाद क्लोज 11 ए पूछता है कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 डबल ए, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स सो प्रेस्क्राइब्ड। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो सेक्शन 44 डबल ए में प्रेस्क्राइब की गई है तो आपको उनकी यहाँ पर लिस्ट देनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जैसे कि कैश अकाउंट, लेजर, जनरल, इस तरह से आपको अकाउंट्स की जो लिस्ट है वो देनी होती है। सब क्लोज सी में वह पूछता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड, यानी कि आपने इन बुक्स लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में से किन किन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया है, यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद क्लोज 12 बात करता है वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, यानी कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्या उसमें कोई ऐसा प्रॉफिट या गेन इंक्लूड है जिसे कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। प्रिजम्पटिव बेसिस में किस किस सेक्शन में कैलकुलेट होता है प्रॉफिट? सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, 44 AF, 44 B, 44 BB, 44 BBA, 44 BBB, 44 BBC और चैप्टर 13G। तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कोई भी प्रॉफिट या गेन इंक्लूड है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होंगी, किस सेक्शन में प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। इसके बाद क्लोज 13 में वह पूछता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर में जो अकाउंटिंग की है उसका क्या मेथड रहा है, क्या आपने एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग की है या फिर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की है। इसके बाद वह पूछता है वेदर देयर हैड बीन एनी चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड द मेथड एम्प्लॉयड इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर में अपने अकाउंटिंग मेथड में कोई चेंज किया है तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि अगर आप पहले एक्रूअल बेसिस पे करते थे अकाउंटिंग अपनी और आपने इस प्रीवियस ईयर में उस मेथड को चेंज करके कैश बेसिस पे कर दिया है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी फ्रेंड्स। अगर आपने चेंज किया है
तो आपको पर्टिकुलर्स देने होंगे कि आपने किस मेथड से किस मेथड में चेंज किया है। उस मेथड को चेंज करने की वजह से प्रॉफिट में कोई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और इसके बाद वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड to the profit or loss for complying with the provision of income computation and disclosure standard notified under section 145(2). यानी कि अगर आपने जो ये कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको कंप्लाई करने के लिए कोई एडजस्टमेंट की है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी कि क्या आपने क्या आपने एडजस्टमेंट की है और उस एडजस्टमेंट की वजह से आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आया है। इसके बाद डिस्क्लोजर्स एज पर आईसीडीएस आपने हर एक आईसीडीएस यानी कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को क्या किन किन स्टैंडर्ड्स को आपने कंप्लाई किया है उन सभी स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम क्लोज 14 की। क्लोज 14 बात करता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने अपने बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस मेथड से की है आपको यहाँ पर वह मेथड देना होगा। जैसे कि आपने कॉस्ट पर की है, मार्केट वैल्यू पे की है या लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पर की है, उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इस मेथड में कोई चेंज किया है तो आपको उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। अगर चेंज किया है तो पहले कौन सा मेथड था और अब कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना घटा है या बढ़ा है, इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम क्लोज 15 की। क्लोज 15 बात करता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपनी किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी। यानी कि आपने अपनी कौन सी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। आपको उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी वो देनी होगी, कितनी कॉस्ट पर आपने एक्वायर किया था वह देनी होगी और आपने किस अमाउंट पे उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है उसकी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज 16 की। क्लोज 16 बात करता है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, यानी कि इन ए बी सी डी ई इन सब क्लोजेस में जो अमाउंट्स दी हैं अगर आपने उन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है यानी कि उसे अपनी इनकम नहीं बनाया है तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी। सब क्लोज ए में वह बात करता है द आइटम फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28, यानी कि जो आइटम्स सेक्शन 28 में फॉल करती हैं अगर आपने उन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। यानी कि सेक्शन 28 में जो भी रिसीप्ट आपको यह कही गई है कि वह आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी तो आपने अगर उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ देनी होंगी। उसके बाद सब क्लोज बी कहता है द परफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और सर्विस टैक्स और रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स और जीएसटी where such credit drawbacks or refund are admitted as due by the authorities concerned। अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी ड्यूटी का, किसी भी टैक्स का, जीएसटी का रिफंड मिला है जिसे कि अथॉरिटी ने कंसर्न किया था और आपने उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी होंगी।
उसके बाद सब क्लोज सी कहता है एस्केलेशन क्लेम्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्ट किया है और उसे अपने पी&एल में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी अदर आइटम जो आपकी इनकम है और आपने उसे अपने पी&एल में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी। इसके अलावा कोई कैपिटल रिसीप्ट्स है जिसे आपने पी&एल में क्रेडिट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी होंगी। अब आगे क्लोज 17 बात करता है वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू इन सेक्शन 43 CA और 50 C प्लीज फर्निश। यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर किए हैं और उसे और आपने जिस वैल्यू पे ट्रांसफर की है वह स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा असेस की गई वैल्यू से कम पर की है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। इसके बाद क्लोज 18 बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट एज द केस मे बी। यानी कि आपका ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट जिन पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसकी डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर आपको या आप ब्लॉक वाइज भी दे सकते हैं और एसेट वाइज भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट यानी कि वो कौन सी एसेट है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पे क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू एज द केस में भी। अगर नई एसेट है तो एक्चुअल कॉस्ट और अगर मान लीजिए पुरानी एसेट है तो उसकी WDV। उसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट की है उस आपने उस एसेट में उसके बाद उसकी एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू और एडिशन या डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई उस ब्लॉक में से एसेट को कुछ एडिशन की है या आपने सेल की है तो उसकी डिटेल्स। उसके अलावा डेप्रिसिएशन अलाउएबल यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उस पर कितना डेप्रिसिएशन अलाउएबल है और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को उसकी WDV क्या थी। अब हम बात करते हैं क्लोज 19 की। क्लोज 19 कहता है अमाउंट एडमिसेबल अंडर सेक्शन, यानी कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन सेक्शन 33 या 35 में क्लेम की है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी। यानी कि किस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम की है, कितना अमाउंट आपने पी&एल में डेबिट किया है और कितनी अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 33 या 35 के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगी। अब आगे बात करते हैं क्लोज 20 की। क्लोज 20 का सब क्लोज ए बात करता है एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन दिया है जबकि वह सम उसको आप एज ए प्रॉफिट या डिविडेंड दे रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होंगी। सब क्लोज बी बात करता है डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड्स एज रेफर टू इन सेक्शन 36(1)(5)(a)। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने PF, ESI या ग्रेचुटी किसी फंड के लिए आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी। यानी कि किस फंड के लिए रिसीव किया है, हर कौन से मंथ में रिसीव किया है, कितनी अमाउंट रिसीव की है और उस अमाउंट को डिपॉजिट कराने की एक्चुअल डेट क्या थी और उसकी ड्यू डेट क्या थी और कितना एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है और इसमें कितना डिले हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्लोज 21 की। क्लोज 21 बात करता है प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने
कोई भी एक्सपेंस जो कि कैपिटल नेचर का था या पर्सनल नेचर का था या एडवर्टीजमेंट के लिए था, आपने किया है और उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसको एक्सपेंस दिखाया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होंगी। 1 में कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, 2 में बात करता है एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, 3 में बात करता है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर ब्रोशर पैम्पलेट और द लाइक पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। क्लोज 4 बात करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब बीइंग एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन, अगर आपने किसी क्लब के सब्सक्रिप्शन पे या एंट्रेंस के लिए कोई एक्सपेंस पे किया है तो उसकी। 5 बात करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विसेज एंड फैसिलिटीज यूज्ड, यानी कि आपने किसी क्लब की सर्विसेज या फैसिलिटीज यूज करने के लिए जो एक्सपेंस पे किया है उसकी। क्लोज 6 बात करता है एक्सपेंडिचर फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई ऑफेंस किया है या किसी लॉ को तोड़ा है और उसका एक्सपेंस, यानी कि कौन सा एक्सपेंस, उसकी कोई आपने पेनल्टी दी है, कोई फाइन दिया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। इसके बाद बात करते हैं क्लोज 7 की। क्लोज 7 बात करता है एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव, यानी कि अगर ऊपर कोई आपका पेनल्टी या फाइन है जो कवर नहीं हो पाया है तो उसकी यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होंगी। अब आगे बात करते हैं क्लोज 9 की। क्लोज 9 बताता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट इन वॉट एवर फॉर्म टू अ पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग on a business or exercising a profession and acceptance of such benefit or purchases by such person is in violation of any law or rule or regulation or guidelines as the case may be for the time being in force governing the conduct of such person, यानी कि during the year अगर आपने कोई ऐसे एक्सपेंस की पेमेंट की है जो कि किसी भी लॉ या रूल या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वायलेशन है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। क्लोज 10 बात करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट इन दिस बिहाफ, यानी कि अगर आपने किसी कॉन्ट्रावेंशन की सेटल प्रोसीडिंग स्टार्ट की हुई है तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। अब बात करते हैं सब क्लोज बी की। सब क्लोज बी बात करता है अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A एज पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट रेफर टू इन सब क्लोज 1, यानी कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की है जिस पर टीडीएस डिडक्ट होना था और आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, उसमें क्या क्या देना होगा आपको, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट और नेम ऑफ द पे, यानी कि किसको पे किया है अपने, पैन ऑफ द पे, आधार नंबर, कंट्री, उसका एड्रेस और कोई अगर रिमार्क्स है तो। और सब क्लोज बी बात करता है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, यानी कि आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया है बट हैज नॉट बीन पेड और आपने उसे पे नहीं किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2001, यानी कि अगर आपने
टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया है लेकिन आपने उसकी पेमेंट ड्यू डेट से पहले नहीं की है, तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट पे आपने पेमेंट की है, कितने अमाउंट की पेमेंट की है, उसका नेचर क्या है, नेम ऑफ द पे, पैन ऑफ द पे, आधार नंबर, उसका एड्रेस और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, आपने उस पेमेंट पर कितना टैक्स डिडक्ट किया है। इसके बाद बात करता है क्लोज टू एज पेमेंट टू रेजिडेंट रेफर टू इन सब क्लोज 1A, यानी कि अगर आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट की है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, यानी कि अगर आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट की है और उस पे टीडीएस डिडक्ट होना था और आपने नहीं किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। डेट ऑफ पेमेंट यानी किस डेट को पेमेंट की है, कितने अमाउंट की पेमेंट की है, किस नेचर की पेमेंट की है, नेम ऑफ द पे, पैन ऑफ द पे, आधार नंबर ऑफ द पे और उसका एड्रेस। इसके बाद सब क्लोज बी बात करता है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 139, यानी कि आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट की है और उस पर टीडीएस डिडक्ट होना था और आपने टीडीएस डिडक्ट भी किया है, लेकिन आपने उसे स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट नहीं कराया है, तो उस पेमेंट की डिटेल देनी होगी। उसमें भी वही सेम डिटेल्स देनी होंगी, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या है, किस नेचर की पेमेंट थी, किसको पे की है, पैन ऑफ द पे, आधार ऑफ द पे, एड्रेस ऑफ द पे और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, यानी कि आपने कितना टैक्स उसका डिडक्ट किया है और उसमें से अगर आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दी है, तो कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करा दी है। इसके बाद बात करते हैं सब क्लोज 3 की, जो बात करता है एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लोज 1B डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड। ये क्लोज बात करता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पर इक्विजेशन लेवी लगना था और आपने नहीं लगाया है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी होंगी। और सब क्लोज बी बात करता है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन paid on or before the due date specified in subsection 1 of section 139, यानी कि जिसपे इक्विलाइजेशन लेवी लगना था और आपने लगाया भी है लेकिन उसको ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं की है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। आगे सब क्लोज 4 और 5 बात करते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और वेल्थ टैक्स की, जो कि अब रेलिवेंट नहीं है। आगे सब क्लोज 6 बात करता है रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी एक्सेट्रा अंडर सब क्लोज 2B, यानी कि अगर सब क्लोज सेकंड बी में आपने कोई रॉयल्टी, लाइसेंस फी या सर्विस फी पे की है, तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। आगे सब क्लोज 7 बात करता है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू आर नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस अंडर सब क्लोज 3, यानी कि आपने किसी को आउटसाइड इंडिया सैलरी पे की है या किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे की है और उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी फ्रेंड्स। इसके आगे सब क्लोज 7 बात करता है पेमेंट टू पीएफ, अदर फंड एक्सेट्रा अंडर सब क्लोज 4, यानी कि अगर आपने किसी पीएफ में या अदर फंड में पेमेंट की है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होंगी। क्लोज 9 बात करता है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्यूजिट्स अंडर सब क्लोज 5, यानी कि अगर किसी परक्यूजिट्स पर आप एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। बात करते हैं सब क्लोज सी की। सब क्लोज सी कहता है अमाउंट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40B, 40BA एंड कंप्यूटेशन देयरऑफ, यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट, सैलरी,
बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन पे किया है जो कि सेक्शन 40B या 40BA की लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। पार्टिकुलर्स यानी कि क्या पे किया है, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, किस सेक्शन में के पे किया है, कितनी अमाउंट आपने P&L में डेबिट की है और उसमें से कितनी अमाउंट सेक्शन के अकॉर्डिंग एडमिसिबल है और कितनी इनएडमिसिबल है। अब सब क्लोज डी। सब क्लोज डी बात करता है डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A(3) on the basis of examinations of books of account and other relevant documents evidence whether the expenditure covered under section 40A(3) read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank or account pay bank draft. If not, please furnish the details. यानी कि यह क्लोज बात करता है कि अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट सेक्शन 40A(3) की लिमिट यानी कि 10,000 से ज़्यादा का कोई कैश पे किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। क्या डेट ऑफ पेमेंट थी, क्या नेचर ऑफ पेमेंट थी, कितनी अमाउंट की पेमेंट थी, किसको आपने अमाउंट पे की है, उसका पैन नंबर और आधार नंबर। सबक्लोज बी बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वेदर द पेमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 40A(3)(a read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank or account pay bank draft. If not, please furnish the details of amount deemed to be the profit and gain of business or profession under section 40A(3)(a. बेसिकली यह बात कर रहा है कि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा आपने क्लेम किया था पिछले साल और इस साल उसे आपने 40A(3) की लिमिट से ज़्यादा यानी कि 10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर दिया है तो उस एक्सपेंस की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। सब क्लोज ई बात करता है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40A(7) यानी कि अगर आपने किसी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पेमेंट की है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। सब क्लोज एफ बात करता है एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40A(9) यानी कि अगर आपने किसी अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में आप अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो उस पेमेंट की डिटेल्स आपको देनी होंगी। सब क्लोज जी बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ अ कंटिंजेंट नेचर यानी कि अगर कोई कंटिंजेंट नेचर की लायबिलिटी है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। सब क्लोज एच बात करता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the टोटल इनकम यानी कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस या डिडक्शन जो कि रिलेटेड है एक ऐसी इनकम से जो आपके टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनी है यानी कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस आपने क्लेम किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। इसके बाद सब क्लोज आई बात करता है अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 36(1)(3) यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कोई बोरोइंग्स ली हैं और उसका जो इंटरेस्ट है वह सेक्शन 36(1)(3) के अकॉर्डिंग इन एडमिसिबल है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी फ्रेंड्स। तो यह हमारे फॉर्म 3CD के क्लोज थे, क्लोज 1 to 21 और आगे फर्दर क्लोज 22 से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप यह सीखने हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।